मैं डॉक्टर चंचल गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा, क्लास बीए सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट हिस्ट्री, पेपर सेकंड, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। आप लोगों का आज का विषय है राजस्थान में किसान आंदोलन, बिजौलिया और बरड़ के विशेष संदर्भ में। बिजौलिया स्थान जो था वो मेवाड़ के अंतर्गत आता था। मेवाड़ के एक ठिकाने का क्षेत्र था। बरड़ बूरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिजौलिया किसान आंदोलन, इस किसान आंदोलन को अत्यधिक महत्ता प्राप्त है क्योंकि यह आंदोलन एक ऐसे समय में हुआ था जब भारत में ब्रिटिश विरोधी विचारधारा चल रही थी, लेकिन यह आंदोलन अपने ही राजाओं और ठिकानेदारों के खिलाफ शुरू हुआ, किसानों के शोषण के विरुद्ध। बिजौलिया किसान आंदोलन को महत्ता इसलिए भी प्राप्त है क्योंकि यह बिना किसी प्रभावी नेतृत्व वाला आंदोलन था, जिसने बाद में इसको नेतृत्व करने वाले नेताओं को भारत में प्रसिद्ध कर दिया। बिजौलिया और बेंगू ये दो ठिकाने थे जो कि मेवाड़ के अंतर्गत आते थे। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे बिजौलिया किसान आंदोलन का। बिजौलिया क्षेत्र जो था कि मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। जागीरदार होते थे, जागीरदार को राव की उपाधि प्राप्त थी और मेवाड़ के राज दरबार के प्रथम 16 सरदारों में उसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। बिजौलिया ठिकाने का जो संस्थापक था उसका नाम था अशोक परमार। जब महाराणा सांगा की उसने खानवा युद्ध में सहायता की तो महाराणा सांगा ने उसे उपहार स्वरूप बिजौलिया बुलाकर बिजौलिया उसे प्रदान कर दिया। भीलवाड़ा जिले में स्थित यह पठारी क्षेत्र अन्य समतल क्षेत्रों से ऊंचा है, इसीलिए इसे ऊपर माल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है। इस जागीर के अंतर्गत 83 गांव आते हैं। बिजौलिया का शुद्ध नाम विजयवल्ली था, धीरे धीरे बिगड़कर बिजौली फिर बिजौलिया हो गया। स्वतंत्रता के पूर्व आवागमन के साधनों के अभाव में और रियासत की राजधानी यानी उदयपुर से दूर होने के कारण रियासत से यहाँ की जो गतिविधियाँ होती थी वो अनभिज्ञ होती थी और मेवाड़ रियासत में सामंतों का प्रभाव बहुत अधिक था। एक तरह से सामंत अपनी जागीर के अर्ध स्वतंत्र राजा थे और उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर वे लोग निरंकुश हो चुके थे और किसानों पर मनमाना अत्याचार करते थे। 18वीं शताब्दी में मराठों की लूटमार से ऊपरमाल का जो क्षेत्र था वो बिल्कुल उजड़ चुका था। दौलतराव सिंधिया ने जब इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो यहाँ के राव केशवदास को गुड़ा में रहना पड़ा। बाद में अपनी प्रजा के सहयोग से उन्होंने पुनः बिजौलिया पर अधिकार किया और आसपास के क्षेत्रों के किसानों को, बूंदी, कोटा, ग्वालियर आदि के किसानों को विशेष सुविधाएं देकर यहाँ बुलाया और उन्हें अधिक सुविधाएं दी, जिससे यह क्षेत्र पुनः आबाद हो पाए। मराठों को इस क्षेत्र से बाहर निकालने में यहाँ की प्रजा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1894 ईस्वी में केशवदास की मृत्यु हो गई और केशवदास की मृत्यु के पश्चात हम ये देखते हैं कि यहाँ जागीरदारों का जो अत्याचार और ज़्यादा लगान बढ़ाने की जो मात्रा थी, जब वो शुरू हुई तो उसके पश्चात यहाँ के किसानों ने एक लंबे समय तक आंदोलन किया। जैसे ही किशन सिंह नया जागीरदार बना, उसे हम बिजौलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण कह सकते हैं। 1894 ईस्वी में केशवदास की मृत्यु हुई और केशवदास की मृत्यु के बाद कहीं कहीं इसका नाम गोविंद दास भी प्राप्त होता है। गोविंद दास की मृत्यु के बाद या केशवदास की मृत्यु के बाद किशन सिंह नया जागीरदार बना। किशन सिंह या किशन सिंह, ये दोनों ही नाम इसके कहे जाते हैं और जागीरदार बनते ही इसने किसानों पर शोषण और अत्याचार शुरू कर दिया। ये एक परंपरा थी कि जब भी कोई नया जागीरदार बनता था तो नए जागीरदार को तलवार बधाई के रूप में अपने राजा को, यानी कि इसे मेवाड़ के राजा को, एक निश्चित धनराशि देनी थी। बिजौलिया के लिए यह धनराशि 40,000 रुपये थी। जागीरदार को स्वयं देनी होती थी, लेकिन किशन सिंह ने तलवार बधाई की रकम किसानों से वसूल की और इसकी मात्रा भी निश्चित राशि से अधिक थी। साथ ही उसने यह आदेश दे दिया कि किसानों से उनकी उपज का आधा भाग लगान के रूप में लिया जाए।
ठिकाने के कर्मचारी पहले गांव के पंचों की सहायता से कूता करते थे। ये मैंने आपको बताई थी 3 लगान की विधियां इससे पहले वीडियो में, लाटा, कूता, बिगोड़ी। तो कूटा यानी कि अनुमान लगाना, लेकिन अब राज्य अधिकारियों ने अपनी मनमानी से कूता यानी कि अनुमान लगाना शुरू कर दिया, जिससे उन्होंने लगान और लेना शुरू कर दिया। किसानों की भुखमरी की नौबत आ गई। कपास, गन्ना, अफीम, इन्हें हम बोलते हैं वाणिज्यिक खेती, जो कि नगद फसलें होती हैं एक तरह से, इन्हें बेच के सीधे पैसे प्राप्त होते हैं। इन फसलों पर उन्होंने कर को बढ़ा दिया। बेगार अनिवार्य कर दी। बेगार का मतलब होता है एक ऐसा कर जिसके बदले किसी भी व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन उसे अनिवार्य रूप से जागीरदार के पास जाकर यह बेगार करनी होती है। किसानों को प्रतिवर्ष 1 गाड़ी ईंधन के रूप में ठिकाने को देनी होती थी। जागीरदार के पुत्र पुत्रियों या निकट संबंधियों की शादी या अन्य कोई उत्सव होने पर भी उसका समस्त व्यय नूत बराड़ नाम से किसानों से वसूल जाता था। कृष्ण सिंह के समय बिजौलिया के किसानों से 84 प्रकार की लगानें ली जाती थी। लागें इन्हें हम बोलते हैं, ली जाती थी। 84 प्रकार याद रखिएगा, कई बार कॉम्पिटिशन्स में भी ये चीज़ पूछी जाती है। 84 प्रकार की लागें जब किसान देगा तो उसके पास स्वाभाविक है कि अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने वर्ष भर खाने के लिए अनाज नहीं बचता था। ऐसे में निर्धनता के निम्न स्तर पर वही लोग पहुंच चुके थे और साथ ही उनके पास अपना जीवन यापन भी दुष्कर हो गया था। बेगार के बहाने उन्हें अपमानित भी किया जाता था और इस तरह से किसान इस समय में बहुत अधिक परेशान था। और इस विरोध की अभिव्यक्ति हुई सबसे पहले गिरधारीपुरा में 1897 में। 1897 में गंगाराम धाकड़ नामक किसान के पिता की मृत्यु पर जब गिरधारीपुरा में अनेक गांवों के सैकड़ों किसान मृत्यु भोज में एकत्रित हुए तो उन्होंने अपने अपने दर्द को अपने भाई बहनों के सामने बताया। जब ये पता चला कि ठिकाने के शोषण और अत्याचार से सभी किसान परेशान हैं तो उन्होंने विचार विमर्श किया और 2 प्रतिनिधि नियुक्त किए, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। इन दोनों को महाराणा के पास, महाराणा थे उस समय में उदयपुर के फतेह सिंह के पास भेजा कि वे किसानों के दर्द और उनकी व्यथा को महाराणा को बताएं। 6-7 महीने तक वे लोग वहां घूमते रहे, लेकिन महाराणा से मिलने में असमर्थ रहे तो पत्र देकर आ गए। अवसर की बात थी कि यह पत्र महाराणा को प्राप्त हो गया और महाराणा को यह पता चल गया कि किसान परेशान हैं। महाराणा ने माल हकीम हमीद हुसैन खां को किसानों की लागों और बेगार संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिए बिजौलिया भेजा। 6 माह तक हमीद हुसैन खां ने किसानों की जांच की और उसके पश्चात उसने ये जाना कि गैर कानूनी लागें वसूली जा रही हैं। महाराणा ने उसकी सलाह पर 1-2 लागें तो बंद कर दी और नई लागें न लगाने की चेतावनी किशन सिंह को दे दी और किसानों द्वारा, लेकिन अब किशन सिंह को महाराणा के कहने पर 1-2 लागें बंद तो करनी पड़ी, लेकिन अब उसने इसका हर्जाना जो था या इस बात से वह बहुत अधिक क्रुद्ध हो गया किसानों से और उसने कुछ समय के लिए तो कुछ चुप रहा, कुछ लागों को समाप्त कर दिया, कुछ की राशि कम कर दी और किसानों को राहत दे दी। किसान संतुष्ट हो गए, लेकिन एक तो किसान नेताओं को अपनी ओर मिला लिया, दूसरी तरफ नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को बिजौलिया से निष्कासित कर दिया, उनकी भूमि जब्त कर ली और साथ ही उन्हें बिजौलिया से तब जाने दिया जबकि उनसे भारी जुर्माने की राशि उसने ले ली। इस तरह से ये कह सकते हैं कि प्रारंभ में किसानों को थोड़ी सी सहायता प्राप्त, मतलब किसानों को थोड़ा सा सफलता प्राप्त हुई और इस आंदोलन को खत्म कर दिया गया। लेकिन 1903 में उपरमाल क्षेत्र की प्रजा पर चवरी नामक एक नई लाग लगा दी गई। ये था कि जागीर का जो भी व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह करता था तो उसे ठिकाने में 13 रुपये जमा कराने थे और वर को राव के समक्ष नतमस्तक होना पड़ता था, तभी कन्या की विदाई हो सकती थी। यह नई लाग आर्थिक दृष्टि से तो थी ही, हम एक नया भार था कि उन्हें 13 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता था। इसके अलावा सामाजिक रूप से भी उनका अपमान था कि उन्हें उनके कुंवर को राव के समक्ष नतमस्तक होना पड़ता है। प्रजा जो थी वो क्षुब्ध हो गई और उसने क्षुब्ध होकर 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह करना स्थगित कर दिया, लेकिन कृष्ण सिंह ने चवरी कर को नहीं हटाया। 1905 में किसान अपनी 150 या 200 कन्याओं को जो विवाह योग्य थी राव के समक्ष उपस्थित हुए
और अपनी आर्थिक दुर्दशा का वर्णन कर चवरी कर को हटाने की बात कही। लेकिन राव नहीं माना और उसने ये तक कह दिया कि इन लड़कियों को बेचकर लाग व कर चुका दो। किसान अत्यंत रुष्ट हो गए और उन्होंने यह कह दिया, निश्चय किया कि जब तक चवरी कर खत्म नहीं होगा तब तक वे अपनी खेती ही नहीं करेंगे और न लाग बाग देंगे। अनेक किसान अपनी जागीरें छोड़कर आसपास के राज्यों में चले गए। गांव के गांव खाली हो गए और अक्षय तृतीया को, जो खेतों के हल जोतने का मुहूर्त होता था, उस वर्ष इस दिन उपरमाल क्षेत्र में हल नहीं चले। अब राव घबरा गया कि जब किसान खेती नहीं करेंगे तो उसे कर नहीं मिलेगा और उन्हें वापस लेकर आया और चवरी कर को ही माफ़ नहीं किया बल्कि लगान जो आधी कर दी थी वो भी 2/5 उसने कर दी। किसानों की यह भी एक विजय थी। 1906 ईस्वी में कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई और कृष्ण सिंह की मृत्यु के पश्चात पृथ्वी सिंह जो था वो नया जागीरदार बना। पृथ्वी सिंह जो था वो वहाँ का नहीं था, उसे कामा से मेवाड़ लाया गया था और बिजौलिया का राव बनाया गया था। इसीलिए किसानों के प्रति और पृथ्वी सिंह के मन में भी बहुत अधिक सद्भावना या प्रेम की भावना नहीं थी। पृथ्वी सिंह जब राव बना तो उसे भी तलवार बधाई की रकम देनी थी और उसने भी इसका भार जनता पर डाल दिया। अब किसानों को यह गलत लगा। उसने साथ ही पृथ्वी सिंह ने लगान और कर वसूलने में भी कठोरता करनी शुरू कर दी, जिससे किसान राव के पास पहुंचे और उससे रियायत की मांग की। किसानों की बात जब उसने नहीं मानी तो किसानों ने भी खेती नहीं की। जब मेवाड़ के महाराणा मांडलकर आए तब बिजौलिया के किसान राणा से मिले, लेकिन जागीरदारों ने मेवाड़ के महाराणा को भ्रमित कर दिया और इसलिए इस समय में भी ऐसा नहीं हुआ कि महाराणा से उन्हें कोई राहत प्राप्त नहीं हुई। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई और पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र केसर सिंह राजा बना। केसर सिंह या केसरी सिंह अल्पवयस्क था और इसीलिए उसकी जागीर का जो नियंत्रण था वो कोर्ट ऑफ वार्स मेवाड़ सरकार के नियंत्रण में चला गया और उन्होंने प्रशासन के लिए केसर सिंह की मां को उसका संरक्षक बना दिया। मां की सहानुभूति इनके साथ थी, तो ऐसे में किसानों से जब किसान इनसे मिले तो इन्होंने उनकी अनेक बातों को स्वीकार कर लिया और इन्हें कुछ रियायतें प्रदान कर दी। लेकिन राज्य कर्मचारियों ने उन रियायतों को लागू नहीं किया। साथ ही ये भी हुआ कि जब केसर सिंह की माता तीर्थ यात्रा के गई तो किसानों को बुवाई के समय 15 दिन बेगार देनी पड़ी। उनके आर्थिक शोषण और अत्याचारों के कारण किसानों के मन में जो क्रोध था और रोष था वो बढ़ता चला गया। सबसे पहला प्रयत्न इस संदर्भ में किया साधु सीताराम दास ने। सीताराम दास ने एक मित्र मंडल की स्थापना की। साधु सीताराम दास पहले बिजौलिया ठिकाने के कर्मचारी थे, लेकिन ठिकाने की नौकरी से निकाले जाने के बाद उन्होंने किसानों के हित में अपना समय लगाया। उनके साथ ब्रह्मदेव दाधीच, फतेह करण चारण, मंगल लाल बीचू, भंवरलाल स्वर्णकार और घीसालाल चित्तौड़ा भी साथ हो गए और इन्होंने एक मित्र मंडल नामक संगठन बनाया। इस संगठन ने 3 वर्ष तक गांव में घूम घूम कर किसानों को जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले शोषण की जानकारी दी और उनके विरुद्ध आंदोलन चलाने के लिए तैयार किया। साधु जी के प्रयत्नों से बैरीसाल नामक गांव में किसानों की एक बैठक हुई जिसमें किसानों ने ठिकानों की भूमि पर खेती नहीं करने का निर्णय लिया। 3 फसलों में उपरमाल में 75% भूमि जो थी वो इसी कारण बिना जुते रही। राव ने किसान नेताओं पर अनेक आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। साधु सीताराम पर जागीर विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया और 6 माह के लिए जेल में डाल दिया। फतेह करण चारण ब्रह्मदेव दाधीच को बिजौलिया से निर्वासित कर दिया और इसके पश्चात ही साधु सीताराम ने लोकमान्य तिलक से संपर्क किया और उनके समाचार पत्रों मराठा और केसरी में इसे प्रकाशित करवाया। सूचना महाराणा तक पहुंची और इसके प्रत्युत्तर में उन्होंने किसानों की कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया। अब इसका दूसरा चरण इस आंदोलन का शुरू होता है 1917 से 1922 ईस्वी में, जब इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक के पास आया। इसका कारण था कि इस समय किसानों पर लगान की मात्रा बढ़ गई थी और साथ ही
प्रथम विश्व युद्ध का भार भी उनके ऊपर पड़ गया। जब प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप मेवाड़ के महाराणा को और भारत सरकार को जब सहायता वहाँ देनी पड़ी तो उसका उस बड़े बड़े हुए भार का जो प्रभाव पड़ा या उसका बर्डन जो पड़ा वो इन पर किसानों पर पड़ा। अब विजय सिंह पथिक थे, वो कौन थे? विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह। बुलंदशहर का रहने वाले थे, गुर्जर जाति के व्यक्ति थे और रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल के अनुयायी थे। रास बिहारी बोस ने उन्हें राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने भेजा था, लेकिन जब देश में क्रांति की योजना असफल हो गई, क्रांतिकारी पकड़े जाने लगे, तो ब्रिटिश सरकार ने भूप सिंह को भी गिरफ्तार कर टाटगढ़ की जेल में बंद कर दिया। कुछ दिन के बाद भूप सिंह टाटगढ़ जेल से निकल आए और उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, अपना नाम विजय सिंह पथिक रख लिया और मेवाड़ के गाँव में समाज सेवा का कार्य करने लगे। ओछड़ी चित्तौड़ का एक गांव है, वहां ग्रामवासियों को शिक्षित करने के लिए विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की और इस सभा के कारण वे शीघ्र ही किसानों में लोकप्रिय हो गए। विद्या प्रचारणी सभा के वार्षिक अधिवेशन में उनकी मुलाकात साधु सीताराम दास से हुई और उन्होंने उन्हें बिजौलिया के किसानों का दर्द बताया और उनका नेतृत्व करने का आग्रह किया। विजय सिंह पथिक ने इसे स्वीकार कर लिया और वे बिजौलिया आ गए और विद्या प्रचारणी सभा की आड़ में किसानों से संपर्क स्थापित करना शुरू कर दिया। यहीं पर माणिक्यलाल वर्मा भी पथिक जी के संपर्क में आए और वर्मा ने पथिक के विचारों से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी छोड़ दी और देश सेवा का प्रण ले लिया। पथिक जी के नेतृत्व में किसान संगठन कार्य करने लगे। पथिक जी ने जब सारी स्थिति की अध्ययन किया तो उन्होंने ये माना कि सशक्त किसान संगठन का अभाव उनके अंतर्गत है और इसीलिए उन्होंने माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, भंवरलाल सुनार और प्रेमचंद भील को उन्होंने गांव-गांव में भेजा कि वहां जाकर गांव-गांव में घूमकर किसानों को शोषण के विरुद्ध संगठित होकर आंदोलन करने के लिए प्रेरित करें। पथिक जी की लगन, कार्यशैली और सूझबूझ के कारण वे शीघ्र ही किसानों के हृदय सम्राट बन गए। किसान भी उत्साहित होकर आंदोलन के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये सारी गतिविधियां रियासत के राव को पता चल गईं। पथिक जी का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया, लेकिन पथिक जी भूमिगत हो गए और उमाजी का खेड़ा नामक स्थान पर एक सुनसान मकान में रहने लगे और यहीं से वे आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। पथिक जी ने 1917 ईस्वी की हरियाली अमावस्या को उपरमाल क्षेत्र के सभी किसानों को बैरीसाल का बास गांव में एकत्रित किया और एक किसान पंचायत बनाने का प्रस्ताव रखा। उसी दिन उपरमाल पंचबोट नाम से 13 सदस्यों की एक समिति बनाकर उसे आंदोलन के संचालन का दायित्व सौंप दिया। यह आंदोलन की विधिवत शुरुआत थी, बिजौलिया आंदोलन की या कृषक आंदोलन की हम कह सकते हैं, ठिकानेदार के विरुद्ध। इसी दिन पंचबोर्ड ने, यानी कि ये जो बोर्ड बनाया गया था, इस बोर्ड ने ठिकाने और मेवाड़ रियासत को किसानों के कष्टों की जानकारी देने के साथ लागों और बेगार को समाप्त करने की मांग भी कर डाली और किसानों को आह्वान किया कि वे बेगार न दें। इस समय किसानों की अकाल पड़ गया उपरमाल में, किसानों की आर्थिक दशा बहुत बेकार थी, लेकिन ठिकानेदार फिर भी लगान वसूली कर रहा था। किसानों से युद्ध चंदा वसूला भी प्रथम विश्व युद्ध के लिए युद्ध चंदा वसूला जाने लगा। उन्होंने युद्ध चंदा देने से इनकार कर दिया। गोविंद निवास गांव के एक प्रभावशाली किसान नारायण पटेल ने भी बेगार देने से मना कर दिया, तो उसे जेल में डाल दिया गया। जब ये सूचना अन्य लोगों को मिली तो उपरमाल क्षेत्र के 2000 किसान बिजौलिया में एकत्रित हो गए और मांग की कि नारायण पटेल को छोड़ दो या हमें भी जेल दो। इतने लोगों को एकत्रित देखकर जो ठिकाने का मुंसलिम था वो घबरा गया और उसने नारायण पटेल को दबाव में आकर रिहा कर दिया। यह भी किसानों की एक महत्वपूर्ण विजय थी। महाराणा ने अब किसान नेताओं को गिरफ्तार करने और आंदोलन को कुचलने के आदेश दे दिए। पथिक जी भूमिगत हो गए, सीताराम दास, प्रेमचंद भील गिरफ्तार कर लिए गए और साथ ही जगह जगह अब ये हुआ कि उनके साथ अत्याचार उन लोगों के साथ होने लगे। इस समय तिलक ने भी मराठा में इस आंदोलन के संदर्भ में एक लेख प्रकाशित किया और इस तरह से महाराणा को एक पत्र लिखा विजय सिंह पथिक ने कि आपके राज्य में स्वतंत्रता के उपासकों को जेल में डालना कलंक की बात है।
जब महाराणा को यह पत्र मिला तो महाराणा ने साधु सीताराम दास और प्रेमचंद भील को रिहा कर दिया। इधर जब किसानों ने लागें और बेगार देने से मना कर दिया तो ठिकाने के अत्याचार बढ़ते चले गए। जंगलों और खेतों में रात को किसानों की सभाएं होने लगीं और इस तरह से हृदयस्पर्शी और ओजस्वी गीतों के माध्यम से किसानों को चेताया जाने लगा। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में योगदान दिया। छोटे छोटे बालकों ने गुप्तचरों का कार्य किया और अनेक समाचार पत्रों, कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप, अभ्युदय, भारत मित्र, मराठा आदि में बिजोलिया आंदोलन की जो समाचार थे वो प्रकाशित किए जाने लगे। किसानों के बढ़ती हुई शक्ति को देखकर मेवाड़ रियासत जो थी वो चिंतित हो गई और उन्होंने एक जांच आयोग बिठा दिया। किसानों को लागें और बेगार देने के लिए कहा, लेकिन पंच बोर्ड के निर्देश पर जब किसानों ने मना कर दिया तो ठिकाने ने राजज्ञा की अवहेलना कर 51 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा और साधु जी ने किया। माणिक्यलाल वर्मा कांग्रेस अधिवेशन में दिल्ली गए और दिल्ली जाकर कांग्रेसी नेताओं से बात की। अधिवेशन में भाग लेने से उनमें नवीन चेतना और उत्साह का संचार हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से टक्कर ले रही है, जबकि उनका जो टक्कर है वो तो छोटे से ठिकानेदार के साथ है। जब वो एक बड़ी शक्ति के साथ टक्कर ले सकती है तो वो लोग इतने लोग मिलकर ठिकानेदार से क्यों नहीं टक्कर ले सकते। तब माणिक्यलाल वर्मा ने यह निश्चय किया कि ना तो वे लोग लागें देंगे और ना बिगाड़ देंगे और अत्याचारों के समक्ष नहीं झुकेंगे। जब तक वह लौटकर आए, उनके लौटने के साथ ही ठिकानेदार का जो दमन चक्र था वो बहुत अधिक बढ़ गया। किसानों और उनकी स्त्रियों की निर्मम पिटाई, यातनाएं, यह सब वहाँ शुरू हो गई। उनके घरों का सामान फेंक दिया जाता, खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया जाता। तब महाराणा ने अप्रैल 1919 में एक बिजोलिया जांच आयोग नियुक्त किया। किसानों ने अपने नेताओं को बिना शर्त रिहा करने की मांग कही, लेकिन उस बात को नहीं माना गया। बाद में आयोग सब तरफ से वार्ता करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसानों की मांगें और शिकायतें उचित हैं। आयोग ने राज्य सरकार से अनावश्यक लागें और बेगार समाप्त करने की अनुशंसा की, किंतु मेवाड़ सरकार ने आयोग की सलाहों को मानने में रुचि नहीं दिखाई। अब जो पीवल भूमि थी, यानी कि जो सिंचित भूमि थी, उसका लगान जो था वो बढ़ा दिया गया। जब सिंचित भूमि का लगान, पीवल बोलते हैं सिंचित भूमि को, सिंचित भूमि का लगान बढ़ा दिया गया तो किसानों ने असिंचित भूमि यानी कि बारानी भूमि पर खेती करने और सिंचित भूमि को बिना खेती का रखने का निश्चय किया। तो ठिकानेदार ने यह घोषणा कर दी कि किसान यदि बारानी भूमि को भी जोतेंगे तो भी उनसे पीवल भूमि का भी लगान लिया जाएगा। किसानों ने विरोध किया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। बाद में पथिक जी ने तिलक और केलकर के सहयोग से कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में बिजोलिया संबंधी प्रस्ताव रखा। गांधी जी के इस आश्वासन पर कि मालवीय जी मेवाड़ के राणा से मिलकर इस मामले को सुलझा देंगे, प्रस्ताव वापस ले लिया गया। महाराणा ने फिर से जांच आयोग नियुक्त किया। किसानों की मांगों और उनकी शिकायतों को सही पाया गया, लेकिन महाराणा ने आयोग की बातों को स्वीकार नहीं किया। पथिक जी महात्मा गांधी के निमंत्रण पर उनसे मिलने बंबई गए और बिजोलिया की स्थिति से उन्हें अवगत कराया। गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई को जांच के लिए बिजोलिया भेजा। देसाई ने समस्त तथ्यों की जांच की और यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ये जो किसानों का जो आंदोलन है या किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है वह गलत है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने महाराणा को पत्र लिखा, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। पथिक जी वर्धा चले गए और वहाँ से अपना पत्र राजस्थान केसरी निकालने लगे। लेकिन जमनालाल बजाज के साथ जब उनके वैचारिक मतभेद हुए तो वे अजमेर आ गए और इस समय बिजोलिया आंदोलन का जो नेतृत्व था वो माणिक्यलाल वर्मा के पास आ गया। पथिक जी के निर्देश पर किसानों ने मेवाड़ रियासत को नोटिस दिया कि यदि किसानों पर ठिकाने के अत्याचार 1 सप्ताह में बंद नहीं हुए तो किसान ठिकाने की भूमि पर खेती नहीं करेंगे। लेकिन रियासत ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। फलतः किसानों ने उस वर्ष अन्य स्थानों पर जाकर खेती की। ठिकानों की अवज्ञा उन्होंने की, कोर्ट कचहरी का बहिष्कार किया, कोई कर लाग बेगार न देने के कठोर कदम भी उठाए। किसानों के प्रबल विरोध को देखकर ठिकानेदार ने कंजरों, चोर चक्कों आदि जरायम पेशा लोगों से किसानों को परेशान करवाना शुरू कर दिया
1920 ईस्वी में जब कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ तो किसान प्रतिनिधि वहां पहुंचे और उन्होंने अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों की व्यथा वहां लगाई, उनकी प्रदर्शनी लगाई। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपने कार्य क्षेत्र में देशी रियासतों को भी सम्मिलित कर लिया। नागपुर अधिवेशन में किसान प्रतिनिधि गांधी जी से मिले और बिजौलिया सत्याग्रह के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। वर्मा जी वापस लौट कर आए। 1921 की वर्षा ऋतु में किसानों ने फसल बोई और अक्टूबर में उसके पकने पर ठिकाने को सूचित किया कि एक सप्ताह में कूटा कर लें, उसके बाद फसल काट ली जाएगी। ठिकाने ने उत्तर दिया कि पुराना लगान और लागत चुकाए बिना वह फसल का कूटा नहीं करेगी। जब पंच बोर्ड ने ये घोषणा कर दी कि किसान फसल काट कर घर ले जाएं। इस पर ठिकाने के अधिकारी पुलिस लेकर किसानों को रोकने गांव पहुंचे और लेकिन पुलिस ने किसानों पर हमला करने से मना कर दिया। ठिकाने का जो मनोबल और साहस था वो जवाब दे गया। किसानों ने 3 वर्ष से लगान, ब्लागें और बेगार नहीं दी थी। इससे बिजौलिया ठिकाने की आर्थिक स्थिति दयनीय हो रही थी और पुलिस खर्च बढ़ता जा रहा था। केसी सिंह ने किसानों से समझौता करना चाहा। अर्जुन लाल सेठी बिजौलिया आए और राव ने उनके माध्यम से समझौते की सूचना पथिक जी को भेजी। 15 दिन तक समझौता वार्ता चली, लेकिन ठिकाने के अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण समझौता वार्ता भंग हो गई। किसान आंदोलन फिर से शुरू हो गया और इस तरह से बाद में फिर से राजस्थान सेवा संघ के प्रतिनिधियों के माध्यम से 5000 किसानों की उपस्थिति में समझौता वार्ता हुई। 35 लागें और बेगार समाप्त कर दी गईं। कई लागें और लगान की दर घटा दी गईं और 3 साल में बिजौलिया का भूमि बंदोबस्त करके लगान को उपज के स्थान पर मुद्रा में वसूल करने का आश्वासन दिया गया। किसानों पर से मुकदमे उठा लिए गए। किसानों की मांग पर ठिकाने के कामदार हीरालाल और फौजदार तेज सिंह को हटा दिया गया। यहाँ पर जो द्वितीय चरण था बिजौलिया किसान आंदोलन का, वो समाप्त हुआ और तृतीय चरण शुरू हुआ 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में जो यह समझौता हुआ था किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए, यह ब्रिटिश सरकार की एक सोची समझी नीति थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बिजौलिया किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन से जुड़ जाए और इसलिए उसने आंदोलन को समाप्त करने के लिए यह किया। जो समझौते के अंतर्गत जो लागें समाप्त करने की बात कही गई थी, उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया। ठिकाने ने किसानों पर से मुकदमे उठा लिए, लेकिन किसानों के पक्ष में हुए अन्य निर्णयों को उसने क्रियान्वित नहीं किया। ठिकानेदार ने किसानों पर नई लागें लगा दी, लगान में वृद्धि कर दी और 1923 ईस्वी में जब राव के विवाह के अवसर पर ठिकाने ने किसानों से बेगार लेनी चाहिए तो दोनों पक्षों में फिर से संघर्ष शुरू हुआ। 4 वर्ष तक यानी कि 1923 से 1926 तक अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शीत आदि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण बिजौलिया के किसानों की फसलें नष्ट हो गईं। लेकिन किसानों से लाग-बाग और लगान पुरानी तरह वसूला जाने लगा, उन्हें बाध्य किया गया। इसी बीच मेवाड़ सरकार ने बेगू किसान आंदोलन के सिलसिले में पथिक जी को 5 वर्ष के लिए कारावास देकर जेल में डाल दिया। साधु सीताराम दास मध्य प्रदेश चले गए। आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया। माणिक्यलाल वर्मा ने पंचबोर्ड के थ्रू रियासत मेवाड़ के महाराणा के पास आवेदन भेजे, कोई फायदा नहीं हुआ और 1927 ईस्वी में बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच के सामने जब किसानों ने अपनी समस्याएं रखी तो उसने नए भूमि बंदोबस्त का प्रभाव डाल दिया। अब 1927 में किसानों ने 1922 के समझौते को लागू करने के लिए 6 सूत्री मांग प्रस्तुत की और असिंचित भूमि पर लगान कम करने और चारागाहों की सीमा को बंदी की मांगें मुख्य रूप से रखी। ठिकाने की भूमि से त्यागपत्र देने का निश्चय किया। पथिक जी ने लोगों को समझाया भी कि यह कदम तभी उठाना चाहिए तब यह पक्का विश्वास हो कि वो जमीन जो छोड़ेंगे उसे कोई और नहीं लेगा। किसानों को लगा कि उनकी जमीनों को कोई नहीं लेगा, तो इसीलिए उन्होंने अपनी जमीनों से सशर्त त्यागपत्र दे दिए। ठिकानेदार ने उनके त्यागपत्र स्वीकार किए और उनकी जमीनों को नीलाम कर दिया। किसानों की विश्वास के विपरीत अब किसान जो थे वह अपनी भूमि को वापस लेने के लिए प्रयत्नशील हो गए। ये भी कहा गया कि किस नए काश्तकारों को समझाकर त्यागपत्र वाली जमीनें वापस पुराने काश्तकारों को लौटा दी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2.5 वर्षों तक यह प्रश्न टलता रहा। किसानों का धैर्य चुक गया और उन्होंने सीधी कार्रवाई करने का निश्चय किया।
मार्च 1931 में किसान पंच बोर्ड ने रियासत और ठिकानों को नोटिस दे दिया कि या तो नए काश्तकार मूल मालिकों के पक्ष में जमीन खाली कर दें, अन्यथा आगामी अक्षय तृतीया को किसान बलपूर्वक अपनी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। पंच बोर्ड के नोटिस से राव आतंकित हो गया। उसने सहायता की याचना ऊपर से की और लेकिन ठिकाना जमीन लौटाने के पक्ष में नहीं था। 1931 को अक्षय तृतीया के दिन सुबह 6 बजे सैकड़ों किसानों ने अपनी जमीनों को जोतने का प्रयत्न किया। सेना, पुलिस, ठिकाने के कर्मचारी जमीनों के नए मालिक किसानों पर टूट पड़े। उन पर भीषण अत्याचार हुए। वर्मा जी समेत करीब 200 किसान जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए। हरिबाबू उपाध्याय जी के मेवाड़ प्रवेश पर रोक लगा दी गई। इस घटना का जब पता चला कि पुराने किसानों पर अत्याचार हुए हैं तो अनेक कांग्रेसी नेता बिजौलिया आए। किसानों का सत्याग्रह और गिरफ्तारियां लगातार चलती रहीं। गांधी जी को जब जानकारी मिली तो गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय जी को मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद को पत्र लिखकर समस्या के समाधान की बात कही। सुखदेव प्रसाद ने स्थिति की गंभीरता को समझा और सेठ जमनालाल बजाज को बातचीत के लिए उदयपुर बुलाया। 20 जुलाई 1931 को दोनों पक्षों में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार रियासत ने समर्पित जमीनें धीरे धीरे पुराने काश्तकारों को लौटाने, सत्याग्रहियों को रिहा करने और 1922 ईस्वी के समझौते का पालन करने का वचन दिया। इसके फलस्वरूप सत्याग्रहियों को रिहा कर दिया गया, लेकिन जमीनें लौटाने के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। माणिक्यलाल वर्मा जी प्रधानमंत्री से मिलने उदयपुर गए तो उन्हें बंदी बनाकर 1.5 वर्ष की सजा दे दी गई। 6 वर्षों तक यानी कि 1932 से 1938 ईस्वी तक ठिकाना किसानों की जमीन लौटाने के मामले को टालता रहा। अनेक प्रयास हुए, अनेक समझौते हुए, लेकिन पंच बोर्ड जो कि बनाया गया था उसने अपने प्रयास नहीं छोड़े। इन 6 वर्षों में 3 किसान निर्मम पिटाई से मर गए, 16 को अमानवीय यातनाएं दी गईं और सैकड़ों को मारा पीटा। बच्चों पर, महिलाओं पर, वृद्धों पर अत्याचार हुए, लेकिन किसान भी अपनी मांगों के लिए अड़े रहे। अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ, लेकिन सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रजामंडल ने सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, लेकिन किसानों ने 24 नवंबर 1938 को बिजौलिया किसान पंचायत ने प्रजामंडल आंदोलन से अलग रहने का निश्चय किया और उसने यह प्रस्ताव रखा कि यदि सरकार उनकी जमीनें लौटा दे तो वे किसी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। किसान पंचायत के इन प्रस्तावों ने रियासत की सहानुभूति किसानों पर कर दी। मेवाड़ का तत्कालीन प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य किसानों के प्रति उदार हृदय था, किसानों को शोषण और अत्याचार से मुक्ति दिलवाना चाहता था। अतः लेकिन जो मुंसलिम गुलाब सिंह बख्शी था वह किसानों को जमीनें नहीं लौटाना चाहता था, लेकिन बाद में अधिकारियों के प्रयत्नों से महाराणा ने जमीनें मूल काश्तकारों को लौटाने के आदेश जारी कर दिए और इसके लिए मेवाड़ के राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को बिजौलिया भेजा और किसान नेताओं से मिलकर उन्हें उनकी ज़मीनें वापस लौटाने का प्रयास जो था वो शुरू किया गया। जब किसानों को ज़मीनें वापस मिली 1941 ईस्वी तक, 1941 ईस्वी में जाकर बिजौलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ। यह का आंदोलन अभूतपूर्व साहस, धैर्य और बलिदान का परिचय था जो कि किसानों ने दिया। देश के इतिहास के अपने ढंग का अनूठा किसान आंदोलन इसे कहा जाता है। राजस्थान की रियासतों में इस आंदोलन ने एक नई चेतना उत्पन्न कर दी। इस आंदोलन की सफलता का मुख्य कारण अहिंसात्मक प्रवृत्ति थी। किसानों का अत्याचारियों के प्रति असहयोग का तरीका था। किसानों द्वारा भूमि को पड़त रखना, भू राजस्व न देना, अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा करना, यानी कि पूरी तरह अहिंसात्मक गतिविधियों का उन्होंने पालन किया। 1926 से 29 के मध्य यह नेतृत्व विहीन भी रहा। इस तरह से पथिक जी ने इनसे मना भी किया था कि अपनी भूमि को ना छोड़ें, लेकिन किसानों ने उसे छोड़ दिया। उसके बाद लंबे समय तक घटनाएं चलती रहीं और तब जाकर 1943 में यह आंदोलन समाप्त हुआ। पथिक जी लेकिन इस क्षेत्र में अलोकप्रिय हो गए और 1952 ईस्वी में पथिक जी जब इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े तो वह हार भी गए। वस्तुतः बिजौलिया किसान आंदोलन ने देश के किसानों के समक्ष एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि किसानों को ये प्रतीत हो गया कि अब उन्हें किसी के अत्याचार सहने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।